अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। लगता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड अल मारूफ IMF ने पाकिस्तान की मुआशी आज़ादी सल्ब कर ली है और हर दिन के गुजरने के साथ साथ IMF जो है पाकिस्तान के साथ वो सलूक कर रहा है जो एक साहूकार करता है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दोचार है जिसमें वो बेचारगी की तस्वीर बना हुआ है और वह अपनी उस बेचारगी को दूर करने के लिए कोई और चाराकार ना होते हुए IMF की हर शर्त के सामने सर झुकाने के लिए तैयार है। और अब पाकिस्तान जो है वो IMF के सामने घुटनों के बल बैठ चुका है, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो अभी भी दूर है। आज जो दिन भर सूरत हाल रही है, जिस तरीके से रुपए की तज़हीक हुई है, जिस तरीके से रुपया जो है वो गिरा है, शायद ये भी अपनी नौइयत का एक रिकॉर्ड है कि 19 रुपये एक दिन में डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर जाए। और जाहिर है कि डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 285 रुपये पर बंद हो। इसके साथ साथ IMF ही के कहने पर बिजली जो है उसको मज़ीद महंगा करने का फ़ैसला किया गया है और 355 अरब रुपए का सालाना बोझ जो है वो मज़ीद आवाम पर डालने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ आज स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। ये स्टेट बैंक की पॉलिसी नहीं है, ये IMF का मुतालबा है जिसकी हमने तामील की है और उस हुक्म की तामील करते हुए हमने पॉलिसी रेट जो है उसके अंदर 3% का इजाफा कर दिया है और अब ये 17% से बढ़कर 20% हो गया है। और ये पाकिस्तान की जो सनत है उसके लिए एक कुड़की के मुतरादिफ है, क्योंकि जो ये शरह सूद है इसका पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पाकिस्तान की मईशत के साथ एक खलवाड़ ही कहा जा सकता है, लेकिन हम शायद अपनी उस हालत पर पहुँचे हैं जहाँ पर कसूरवार किसी और को नहीं गर्दान सकते। महंगाई का एक तूफ़ान पहले ही है, अब ये तकरीबन 35 से 40% पर पहुँचने जा रही है और आवाम जो हैं वो किसके सामने गरिया उजारी करें, वो किसको बताएं कि वो किस कैफियत में हैं, किस हालत में हैं कि शायद एहसास नाम की कोई चीज़ जो है वो इस सूरत हाल के अंदर नापैद हो चुकी है। ये मामला जो है ये कुछ और भी गंभीरता दिखाई दे रही है, इसलिए कि आज कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं जिनमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद वज़ीर आज़म से मिले हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म से मिले हैं। और ज़ाहिर है कि ये मुलाकातें जो हैं इस मुआशी हिजान जो इस वक्त बरपा है उसके तनाजुर में देखी भी जा सकती हैं और पढ़ी भी जा सकती हैं। और ज़ाहिर है इस हवाले से बहुत से सवालात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान डॉक्टर इशफाक, प्रिंसिपल हैं नस्ट के और पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, पॉइंट वाइज चलेंगे। पहला सवाल, स्टेट बैंक ने IMF के हुक्म की तामील करते हुए शरह सूद जो है वो 17 से 20% कर दी है। एक तारीख का रिकॉर्ड कायम हुआ है। क्या आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान का जो सनती पहिया है उसके लिए ये एक कुड़की है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं तो अल्लाह से शुक्र अदा करता हूं कि IMF ने सिर्फ कहा कि 20% ही पे लेकर जाओ। वो अगर 30% कर देता तो हम क्या कहते? हम कुछ कर सकते? तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और IMF को का भी थैंक यू कहना चाहिए कि सर आपने मुझे से 3% ही बढ़ाने के लिए कहा था। अगर आप 10% बैठ कह देते बढ़ाने के लिए तो मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मेरे हाथ पैर तो बंधे हुए हैं। आप जिस तरह के मुक्का मुझे मारें मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये बेबसी में आज हम पहुँचे हैं
मेरी बात नहीं मानने की वजह से पहुंचे हैं। आप यकीन करें कि अगर हम उस वक्त नहीं जाते तो आज ये तबाही हम नहीं देखते। इससे कम तबाही में हम अपने पैर पर खड़े हो सकते थे। लेकिन मैं ये बार बार याद दिलाता रहूंगा पाकिस्तानी कौम को कि अगर आपने बात नहीं मेरी सुनी तो दिस इज द कॉस्ट यू आर पेइंग। ये आप एक सजा आपको मिल रही है मेरी बातों को नहीं सुनने का, नहीं अब अमल डॉक्टर करने साहब ये फरमाइएगा कि अब इसके असरात क्या हैं? 17% ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 20% पे ये ले गए हैं, अफरात ज़र से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके असरात क्या होंगे? अब बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये भी। मैं ये जो आज जो एक्शन लिया है स्टेट बैंक ने, इसका कोई एक बैकग्राउंड भी है। और आज सुबह जो मार्केट में जिसका आपने इंट्रोडक्शन में हवाला दिया है एक्सचेंज रेट के हवाले से, ये भी इसी से लिंक्ड है। तो मैं अब आपको ज़रा बहुत प्लेन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक पाकिस्तान के अखबार में एक खबर छपी पहले कि IMF ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया है और वो कहते कि नहीं अब आप ये भी करो, अब ये भी करो, ये भी करो। तो वो बहुत मार्केट में उसको लिया गया कि ये तो IMF जो है वो हमारी जान को आ गया है। अब तो जब हमने कर दिया है जो उन्होंने कहा था हमने वो कर दिया, फिर वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसके फ़ौरन बाद ही मूडीज़ की रेटिंग आई, उन्होंने भी हमें डिफ़ॉल्ट वाले लेवल पे ले आए और बार बार जिक्र किया इसका मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक डिफ़ॉल्ट के स्टेज पे है और इसलिए रेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट वाली ही रेटिंग है एक तरीके से। और आपने देखा कि इसमें आउटलुक नहीं बताया, क्योंकि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा होता है उसका आउटलुक क्या नेगेटिव या स्टेबल या पॉजिटिव तो नहीं होता है, वो तो तबाहशुदा होता है मुल्क। तो इसलिए उसने कोई आउटलुक भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि ये बिल्कुल CCC जो है बिल्कुल सबसे बॉटम में होता है, वो वाली रेटिंग है। तो एक न्यूज़ आइटम छपा, उसके बाद ये मूडीज़ की रिपोर्ट आई और कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जी इलेक्शन तो आपने 90 दिन में कराना ही है दोनों सूबों में। जो हुकूमत वक्त थी वो भाग रही थी, वो कहती थे नहीं कराएंगे, तो उनको कोई मवाद चाहिए था कि इसको पोस्टपोन कराने के लिए भी, कि एक मार्केट में इतनी हलचल मचाओ कि एक जस्टिफिकेशन तो हो कि मुल्क में बड़ा अफरी तफरी फैल गई है, लिहाजा हम ये इलेक्शन इस वक्त शायद हम नहीं करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जब देखें ये हम सब इसी माशरे के हिस्सा हैं। हाँ। जब ये देखा जाता है कि एक मुल्क के लेफ्टिनेंट जनरल हथकड़ी लगा के या वैसे पकड़ के पुलिस लेके जा रही होती है, उसकी तस्वीरें आती हैं जेल खाने से जहाँ अपने सेल में बैठा हुआ है, आप समझते हैं कि ये हम एक नॉर्मल हालात से गुजर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की कौम ये देख नहीं रही है कि हम कहाँ किस नहज पे पहुंच गए हैं? इन सबों का असर होता है। डॉक्टर साहब, उसमें सवाल ये पैदा होता है कि इस नहज पे तो पहुंच गए, लेकिन IMF में जाने का फैसला तो इमरान खान साहब ने ही किया था ना, मुआहिदा तो उन्होंने नहीं किया था। मैं उसको कहता हूं कि उन्होंने नहीं किया था, मैं कब कहता हूं कि नहीं किया था उन्होंने? मैं तो डे 1 से कहता हूं। अभी मैंने एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि जी IMF का जो कॉस्ट है, इस कौम ने जो कॉस्ट पे किया है IMF का प्रोग्राम में दिसंबर 2022 तक का $101 बिलियन, $101 बिलियन का कॉस्ट हम पे कर चुके हैं दिसंबर 22 तक। ये अभी 2 महीने के जो कॉस्ट है जो आएंगे ये शामिल नहीं है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के महीने में $33 बिलियन का कॉस्ट हमने पे किया है। आप जितनी सेहतमंद मईशत को लाके खड़ा कर दें और उसको इस किस्म के शॉक दें, आप 100 बिलियन का शॉक उसको देंगे, क्या वो मईशत खड़ी रह सकती है? तो मैंने तो शुरू ही किया कि मैं मना करता रहा कि ना जाओ ना जाओ ना जाओ, लेकिन लोग चले गए। आज पूरी कौम कॉस्ट पे कर रही है। ठीक है, मैं किसी को एब्जॉर्व नहीं करता हूं, जो इसमें थे वो सब इसके जिम्मेदार हैं। मैंने सबका दरवाजा खटखटाया, सबके सामने जाके मैंने हाथ जोड़े कि ये काम ना करो, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो अच्छा, अब इसमें जी
डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये मैं बार बार ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि ज़रा समझ में भी आ जाए कि जब हम शरह सूद को 20% पर ले गए हैं तो ज़ाहिर है उसके असरात होंगे। अब उसके असरात जो हैं वो किस हद तक पाकिस्तान की मईशत को मुंजमद करेंगे या उसको कोई बेहतरी की तरफ मामला जाएगा, कर्ज़ों में कितना इजाफा होगा? देखिए, आज सुबह से ही मार्केट में अफरा तफरी थी ना, शाम को स्टेट बैंक ने अपना रेट भी बढ़ा दिया। ये चीजें बिल्ड की गई है, केस बिल्ड किया गया है कि पाकिस्तान में जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अफरा तफरी बची हुई है। इस अफरा तफरी को रोकने के लिए मुझे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ा। आपको जस्टिफिकेशन भी चाहिए होती है। सुबह में मार्केट को हिलाया और शाम को रेट बढ़ाया। समझने की कोशिश करें, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीजें अचानक हवाओं से नहीं उतरती हैं, इसके लिए केस बनाया जाता है। तो स्टेट बैंक ने सुबह केस बनाया है, इसको मार्केट में ऐसी अफरा तफरी बचाई जिसको आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 19 रुपया नीचे चला गया है एक दिन में। तो इसी के लिए तो कहा गया, अब कहेगा स्टेट बैंक के जी देखें इसके लिए तो बहुत जरूरी था रेट को बढ़ाना, फॉरेन मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए मैंने रेट को बढ़ाया है। तो यू हैव टू बिल्ड केस। 3% इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ा रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं होता है। अब मैं आता हूं इसके इम्पैक्ट पर, आपने सवाल किया नहीं, इसमें एक और सवाल है डॉक्टर साहब, छोटा सा इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। वो ये है कि जो ये डॉलर रुपी का जो शरह तबादला है, इसके हलचल मचाने का शरह सूद से क्या ताल्लुक है, ये भी ज़रा बता दें। हाय हाय हाय, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। हम कहते हैं कि ये जो कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो जो है ना, मुल्क में कैपिटल का आना, तो कैपिटल से मुराद के फॉरेन एक्सचेंज का आना, मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज का निकलना, ये बड़ा सेंसिटिव है इसके लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए। आप इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाते हैं तो हॉट मनी की शक्ल में ये आता है, मुल्क में आ रहा होता है, ठीक है ना। जब ये निकल रहा होता है तो आप फिर इंटाइस करने के लिए लोगों को कहते हैं कि खुदा के वास्ते ना लेके जाओ, हम और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ताकि तुम यहाँ ही पैसा रखो हमारे यहाँ मुल्क में। तो ये इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कि जी जो कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। हालांकि पाकिस्तान में इसका एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक चूंकि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ और IMF ने कहा हुआ है करने के लिए, वो करते हैं, ठीक है। इसका टेक्स्ट बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन मुल्क में कभी कम नहीं होता है, लेकिन ये एम्पिरिकल एविडेंस यही है कि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हो तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, कम नहीं होता है। लेकिन चूंकि टेक्स्ट IMF भी ये कह रहा है कि करना है तो स्टेट बैंक करता है। स्टेट बैंक तो अब उसके पास तब कुछ रहा नहीं ना, वो तो टोटली जिसको कहते हैं ना कि उनके हाथ में चला गया है, वो वहीं से इंस्ट्रक्शन होती हैं। हम सबको पता था कि 3% बढ़ेगा। ये मैंने बहुत पहले कहा था, 3 से 4 दिन पहले कहा था कि ये स्टेट बैंक का बढ़ाना है इसको, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये 20% इंटरेस्ट रेट जो है वो जरूरी है। तो ये वो जरूरी है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इसके असरात क्या हैं इस हद तक जाने, क्योंकि ये तो बड़ा एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। बिल्कुल, अब इसके असरात बता रहे हैं। ये जो मैंने $100 बिलियन का कॉस्ट जुलाई 2018 से दिसंबर 2022 का कहा है, इसमें 2 चीज़ों के कॉस्ट मैंने शामिल किया है। एक एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन जो आज हुआ है, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है, $75 बिलियन इस 4 सालों में, 4.5 साल जो भी कह लें आप, जुलाई 2018 से लेकर दिसंबर 2022 तक की बात कर रहा हूं। इसमें 75 बिलियन का जो पब्लिक डेट हमारा चढ़ा है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कितना उसका इंपैक्ट हुआ है, $26 बिलियन। $26 बिलियन, ठीक है ना। ये दिसंबर तक के, जब तक 17% इंटरेस्ट रेट था स्टेट बैंक का, ये उस वक्त तक की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ, दोनों को मिलाने इस 2 पॉलिसी का नतीजा जो है $100 बिलियन से ज्यादा का हो गया, ठीक है। अब आप इसका क्या, बहुत पब्लिक की जुबान में, सहल जुबान में बता रहा हूं। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एम्पिरिकल एविडेंस ये कहता है कि 1% जब इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक बढ़ाता है, 1.3% CPI बेस्ड इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आपका इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगा, ठीक है, मजीद बढ़ेगा। और आपने खुद कहा
कि ये 35 से 40% पे चला जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। दूसरा इसका इम्पैक्ट, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है अपने बजट को फाइनेंस करने के लिए कमर्शियल बैंकों से, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 1% जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है, और ये सबसे बड़ा बजटरी आइटम है हमारे बजट का। इस माली साल में जुलाई दिसंबर के पीरियड में इंटरेस्ट पेमेंट में जो इजाफा है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट, 77% ग्रोथ है इंटरेस्ट पेमेंट में। रेवेन्यू कितना बढ़ा है? 17% एफबीआर का। तो आप लाख टैक्स रिफॉर्म कर लो, जो कहते हैं ना मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ के, जी आप टैक्स को ब्रॉडन करें, अमीरों पर टैक्स लगाएं, गरीबों को रिलीफ दें, ये सब किताबी बातें करती है। ये उस वक्त इंप्लीमेंट हो सकता है कि हम टैक्स रिफॉर्म करें, टैक्स की नेट को बढ़ाएं, रेवेन्यू इकट्ठा करें, लेकिन साथ साथ ये इंटरेस्ट रेट के साथ खिलवाड़ ना करें। इधर से क्या रेवेन्यू बढ़ा है हमारा 17%, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा है 77%, 77। कोई आप मुकाबला कर सकते हैं स्पीड में बढ़ने का? क्या है डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर इशफाक, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है स्टाफ लेवल का मुआहिदा जो है वो अब फिर मुज़ाकरात शुरू होने हैं, फिर देखते हैं कि कोई नया शर्त सामने नहीं आती। लेकिन आज चेयरमैन चीफ जॉइंट्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से। इस थरथली के दौरान ये मुलाकात जो है, और ज़ाहिर है बहुत सी बातें भी की जा रही हैं, आपको लगता है कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान के दिफाई बजट के हवाले से भी कुछ कह रहा है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आपको दाद देता हूँ सवाल का। विदाउट टेलिंग डिफेंस बजट, टारगेट ही डिफेंस बजट है। कैसे? इसमें टारगेट है हमारा प्राइमरी सरप्लस का। 21 आईएमएफ प्रोग्राम जब हमारा हुआ है, उसमें हमेशा बजट डेफिसिट का टारगेट हुआ करता था। ये पहला प्रोग्राम है जिसमें प्राइमरी सरप्लस में हमें कन्वर्ट करना है। प्राइमरी सरप्लस हमने अचीव करना है। अब प्राइमरी सरप्लस आप कैसे अचीव करेंगे? प्राइमरी जो सरप्लस का मतलब ये हुआ है कि जो टोटल रेवेन्यू जो हम तमाम सोर्सेस से इकट्ठा करते हैं शुड बी ग्रेटर देन नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है? ये तो इंटरेस्ट पेमेंट को आप निकाल दें। तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट को आपने निकाल दिया तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट होगा तो आपका रेवेन्यू जो है उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा। जब रेवेन्यू कम हो रहा है, मतलब मैं आपको और आसानी से समझा दूं, जो हम टोटल रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसके बाद हम एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को उसका शेयर दे देते हैं। जो बचता है वो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचता है, जिसको हम नेट फेडरल रिसीट्स कहते हैं। अब ये फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। अब फेडरल गवर्नमेंट की 3-4 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक है डिफेंस है, एक डेट सर्विसिंग है, मींस इंटरेस्ट पेमेंट है, सिविल सर्विस के रन करने का है, और डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वगैरह वगैरह। तो जो अभी जो हमारा माली साल ख़त्म हुआ है 2021-22 का, जून 2022 में, तो जितना रेवेन्यू हमने इकट्ठा किया था, सूबों को एनएफसी अवार्ड के तहत शेयर देने के बाद जो रेवेन्यू बचा था फेडरल गवर्नमेंट का, उस फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू से सिर्फ हमने इंटरेस्ट पेमेंट की पूरी अदायगी की है, और 39% हमारा डिफेंस बजट फाइनेंस हुआ है। बाकी तमाम डेवलपमेंट बजट बोरोड रिसोर्सेज पे, 61% ऑफ डिफेंस बजट इज ऑन बोरोड रिसोर्सेज। तमाम तरक्याती प्रोग्राम इज ऑन बोरोड रिसोर्सेज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑन बोरोड रिसोर्सेज। तो आप बताएं कि जब 61% मिलिट्री डिफेंस का जो बजट है
वो बोरोड रिसोर्सेज पे होगा तो उस मुल्क की क्या नेशनल सिक्योरिटी रहेगी। ये तो मैं पिछले माली साल की बात कर रहा हूं, अभी तो नंबर अभी आया नहीं है, लेकिन मैं आपको फोरकास्ट कर सकता हूं कि अगर हम इस माली साल में 15 से 20% भी डिफेंस बजट को फाइनेंस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये फौज का भी तो कंसर्न है ना कि क्या मतलब हम जितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं क्या वो सिर्फ हम डेट सर्विसिंग में चला जाएगा, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हम क्या बोरो कर करके ये मुल्क करेंगे। चलाएंगे। अब डॉक्टर साहब इसमें एक और सवाल पैदा हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक थ्योरी ये भी कही जाती है कि जनाब ये जो शरह तबादला में रुपये की कदर इतने बुरे तरीके से गिरी है, इसके नतीजे में शायद कोई बरामदात जो हैं वो बढ़ जाएं, कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं उसमें कोई इजाफ़ा हो जाए, उससे कोई आप वसाइल इकट्ठे कर रहे हैं उसकी कोई सूरत हाल बेहतर हो जाए। जब आप ये काम कर रहे हों कि आप शरह सूद 20% पर ले जाएं, बिजली आप इतनी महंगी कर दें कि 355 अरब रुपए का आप सालाना का इजाफी बोझ डालने की आगाज़ कर दें और उसके साथ साथ गैस भी महंगी हो जाए, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि वो वसाइल को उस तरीके से जनरेट कर पाए? देखें, ये इसको लिए यू डोंट हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये चीज़ों को जानबूझकर ख़राब कर रही है आईएमएफ का ये रोल नहीं है कि किसी मुल्क की मईशत को वो बर्बाद कर दे। उसका काम है मुल्क वो हम जैसे जो मुसीबत में मुल्क आए होते हैं उसको मुसीबत से निकालना होता है, ना कि उसको मज़ीद दलदल में फंसाना होता है। ये हमें दलदल में फंसा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारी टीम इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनसे कोई बातचीत भी नहीं कर सकती है, प्रोफेशनल अंदाज में कोई बातचीत नहीं कर सकती है। देखें, आपने कहा कि जी करेंसी डिवैल्यू हो जाए तो हमारे एक्सपोर्ट में बहुत इजाफा होगा। थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी यही कहती है, लेकिन आप देखें कि पिछले 1-1.5 सालों में कोई 100% से ज़्यादा करेंसी डिवैल्यू कर गई है। कितना हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है? इस साल तो गिर जाएगा आपका एक्सपोर्ट्स। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये इकोनॉमिक थ्योरी में जो कहा गया है कि करेंसी के डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है, वो उन मुल्कों के लिए है जहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में इंपोर्टेड इनपुट की शरह जो है वो 10 से 12-15% है। लेकिन जिस मुल्क के 60% से ज्यादा इनपुट जो है वो बाहर से आता है, इंपोर्टेड है, तो जब भी आप करेंसी डिवैल्यू करेंगे तो लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑल योर इंपोर्टेड इनपुट्स विल गो अप, जिसमें एनर्जी है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ेगी, मशीनरी की कीमत बढ़ेगी, इक्विपमेंट्स की कीमत बढ़ जाएगी, केमिकल्स की कीमत बढ़ेगी। हर वो आइटम रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है उसकी कीमत आसमान पे पहुंच जाएगी। और साथ साथ एक तो यानी कि हमने डिवैल्यूएशन करके उसके कीमतों को बढ़ा दिया, दूसरा यह कि हमने कहा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाओ। अब ये 20% आज डिस्काउंट रेट जो बढ़ा है तो ये हमारी इंडस्ट्रीज अगर बोरो करना हुआ तो ये 23-24% से कम पे तो बोरो नहीं करेगी, तो हमने साथ साथ उसके बोरोइंग कॉस्ट को भी बढ़ा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर सकेगी जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आसमान पे पहुंच जाए? तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज की शेयर हमारे जीडीपी में कम होती चली जा रही है, हमारा एक्सपोर्ट्स गिर रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीजें थ्योरी तो हम बता देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भैया ये किताबों में जो ग्रेगरी मैनकीव ने अपने अगर किताब में, इकोनॉमिक्स की किताब में, या एंड्रू एबेल ने अपनी किताब में ये सब बातें लिखी हैं, तो यार उसने इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज के लिए ये बात लिखी हुई है, लिखी है, डेवलप उसके नहीं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, महंगाई जो है वो ऑलरेडी 30% पे पहुंची हुई है, अब मज़ीद वो बढ़ेगी। आप ये सूरत हाल जो है इसकी ख़राबी को किस हद तक जाते हुए देख रहे हैं?
खराबी इस हद से मैं देख रहा हूं कि इस साल जो है अगर जीडीपी ग्रोथ हमारी शायद नेगेटिव में चली जाए, ठीक है, श्रिंक हो जाएगी, साइज ऑफ द जीडीपी इन रियल टर्म विल श्रिंक। तो उसका मतलब ये हुआ है कि हमारी जो फीकस आमदनी जो है ना डॉलर टर्म में वो बहुत कम हो जाएगा। अभी कोई 1600 है, ये और भी नीचे चला जाएगा। तो हम बहैसियत कौम एक गरीब मुल्क हो जाएंगे। मतलब पिछले साल से हम मजीद गरीब हो जाएंगे। हमारी लिविंग स्टैंडर्ड ऑन एवरेज पाकिस्तान की वो पिछले साल से ख़राब हो जाएगी, गिर जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी इकानमी जो है अगर श्रिंक कर जाए या 1% से ग्रो करे तो आप कितने लोगों को जॉब दे सकते हैं? तो मुल्क में बेरोजगारी बहुत तेजी से फैलेगी, आपकी इंडस्ट्रीज बंद होने लगेंगे, बेरोजगारी वहां भी होगी, मुल्क में सोशल अनरेस्ट होगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, ये डाका घरों में डाके पड़ेंगे, मगिंग शुरू हो जाएगी सड़कों पे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट होगा। हमारी पुलिस के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ये सब चीज़ें करे। तो इसके बड़े सोशियो इकोनॉमिक इसकी इम्प्लीकेशंस हैं जिस हम जहाँ से गुजर रहे हैं। तो बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत में इजाफा होगा, आपका बजट तबाह हो जाएगा, आपकी महंगाई आसमान पे पहुंची हुई होगी, लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा होगा, लेकिन महंगाई में उससे कहीं इजाफा होगा। जो गरीब जो है अपने बच्चों को स्कूलों से पहले ही निकालना शुरू कर दिया था, अब और निकालेंगे। हमारा नौजवान तबका, मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ, हर वक्त में मुझसे यही पूछता है कि सारी मुल्क में ठीक या हमारा क्या फ्यूचर है, हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं कितनी दिन तक और कितने तक के जब वो देखते हैं टेलीविजन पे और इस तरीके से कि मुल्क में क्या अफरा तफरी बची हुई है, मैं उनसे कहें कि नहीं हौसला रखो। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है कि आज पहले तो मैं ये पूछ लूँ कि ये जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा है, आपको लगता है कि अगले 2 दिनों में कोई इसमें ये हो जाएगा? और जाहिर है फिर बोर्ड के पास जाना है, वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उम्मीदें सारी इससे वाबस्ता हैं कि शायद ये मुआहिदा हो जाए तो हमें कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले और उसके नतीजे में चीज़ों को हम नीचे खींच सकें, कुछ कंट्रोल में ला सकें। देखिए, जो मेरे नज़दीक जो मेन इशू है ना, वो मेन इशू ये है, ये नहीं है कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की कीमतें बढ़ाओ, करेंसी को ले जाओ। मेन इशू ये है कि आपकी फाइनेंसिंग जो गैप है, क्या ये गैप फिल हो रहा है? क्योंकि आईएमएफ जो है कभी भी मुआहदा नहीं करेगा अगर आपकी फाइनेंसिंग में, फर्स्ट कर ले कि आपको $10 बिलियन की जरूरत है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लेकिन आपके पास जो तमाम सोर्सेज से आ रहे हैं वो $8 बिलियन आ रहे हैं, तो ये $2 बिलियन आएगा कहां से फिर? तो जब तक वो 2 बिलियन की फाइनेंसिंग आप बताएंगे नहीं उनको कंफर्म करके, वो जब तक वो फाइनेंसिंग गैप को ब्रिज नहीं करेंगे, वो उस वक्त तक आपका मुआहदा नहीं होगा। तो इस वक्त जो मेन चैलेंज है वो यही है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है, जितनी रिमेनिंग माली साल में जून तक में जितने डॉलर की जरूरत है, उतने डॉलर की फाइनेंसिंग हम उनको दिखा नहीं सके हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं उनको कि यहां से आ जाएगा, वहां से आ जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये उनसे लिखवा के हमें दे दो कि हम दे देंगे तुम्हें इतना पैसे। ये इशू है इस वक्त। ठीक है, ये बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, टैक्स के रेट को बढ़ा दो, ये अब उससे हम आगे निकल गए हैं। इस वक्त जो इशू है पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ में, वो है हाउ टू ब्रिज द फाइनेंसिंग गैप। वो गैप अभी तक हम फिल कर जो है वो नहीं हुआ है मेरी इत्तला के मुताबिक। अब दूसरा सवाल ये है कि आज चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने ये बात कही है कि मतलब दुनिया जो है वो ख्याल करे और पाकिस्तान के जो कर्ज़े की ये सूरत हाल है इसमें निकलने में मदद और ताउन करे। आपको लगता है इसके कुछ सिग्नल्स जाएंगे? देखें, चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसलिए कहा है कि आईएमएफ और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हमें बार बार कह रहे हैं कि आप अपने डेट की जो रीप्रोफाइलिंग कराएं चाइनीज के साथ में, यानी कि सारा बोझ है वो चाइना आपका उठाए।
चाइना के डेट की रीशेड्यूलिंग आप कराएं, रीप्रोफाइलिंग आप कराएं चाइना से। तो चाइना कह रहा है कि नहीं, मैं वाई अकेला मैं क्यों करूंगा, और भी तो मुल्क हैं, और भी तो इदारे हैं, सबने थोड़ा थोड़ा अपना रोल प्ले करना है, तो हम भी करेंगे प्ले। तो गेम यहाँ पर ये है, ये इसमें इंटरनेशनल सियासत है। अगर उनके प्रेशर की वजह से हमने अगर चाइना को ये कहा कि आप हमारे लोन को रीशेड्यूल कर दें, और अगर चाइना ने कर दिया तो कल अफ्रीका में हर मुल्क अफ्रीका का उठेगा और कहेगा कि चाइना को कि आपने पाकिस्तान के साथ किया है तो हमारे भी कर दें। तो ये चाइना के लिए सियासी तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी मुश्किलात होंगी इसके लिए। इसलिए चाइना जो है वो कहता कि डोंट सिंगल मी आउट, हम सब ने करना है। इसमें मल्टीलैटरल अदारे भी करें, इसमें जो बॉन्ड होल्डर हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड होल्डर जहां हमने बॉन्ड फ्लोट किया हुआ है वो भी कंट्रीब्यूट करें, और जो दूसरे बायलैटरल ममालिक हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें। सब ने मिल के कंट्रीब्यूट करना है, पाकिस्तान को इस कैफे से निकालना है। सिर्फ आप हम पे बोझ न डालें, ये इशू चल रहा है। इसमें डॉक्टर साहब जो बात है वो ये है कि जाहिर है IMF जो है उसकी शराइत जो हैं ये तो वो हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, और ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और जब कुछ शराइत को उन पर अमल दरामद हो जाता है तो फिर ये बात कही जाती है कि अब हमारा मुआहिदा जो है वो IMF के साथ हो जाएगा, एक उम्मीद बनती है। फिर 2 हफ्ते गुजरते हैं तो फिर कोई एक नया मुतालबा जो है वो दिखाई देता है कि नहीं, वो तो कुछ और आपको कह कर गए हैं, उसमें ये भी शामिल था। अब आपको क्या लगता है कि अभी भी मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, और ये जो कुछ हमसे करवाया जा रहा है दर हकीकत इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें जो हैं वो शायद हमारी नज़रों से पोशीदा हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना आपसे बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त ये है, देखें ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बताना चाहिए, जितना आप ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे मार्केट से उतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये अनसर्टनिटी ना हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई तर्जुमान भी नहीं रहा। पहले ज़माने में तो हमारे तो मैं तर्जुमान हुआ करता था, मीडिया से बात करता था, आज कोई बात नहीं करता है, कोई है नहीं। तो ये वन साइडेड खेल हो रहा होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये बताना चाहिए कि हमारा जो मेन इशू है वो हमारा फाइनेंसिंग गैप है। जितनी हमने डेट की पेमेंट करनी है और जितना प्रोजेक्टेड करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसकी फाइनेंसिंग के लिए हमें डॉलर चाहिए होंगे, और जितने डॉलर हमें डेट की पेमेंट के लिए चाहिए होंगे, ये तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है हमें। हमने जितनी फाइनेंसिंग अरेंज की है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 बिलियन हो जाए, अभी तक हो नहीं पाया है। हमने IMF को कहा हुआ है कि हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से भी आ जाएगा, वहाँ से भी आ जाएगा। तो जब तक कि वो नहीं आएगा, चाइना ये IMF ने आपके इस प्रोग्राम को जो कहते हैं ना कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। बताना चाहिए सीधे, बजाय कि हमने दाएं बाएं घुमा फिरा रहे हैं और एक हौसला दे रहे हैं। देखिए, हौसला देना अच्छी चीज है, लेकिन वो एक हद तक जो है हौसला काम आता है। डॉक्टर साहब तो प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इशफाक, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मलिक बोस्तान ने, जो चेयरमैन है फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के। मलिक साहब, ये जो आज डॉलर के मुकाबले में रुपए का जो हाल हुआ है, जिस बेदर्दी के साथ आज उसमें कमी वाक़या हुई है, यानी एक दिन में 19 रुपये जो है वो गिर गया है, क्या हुआ क्या है? बस ये दरअसल बड़ी वजह तो ये खबर बनी है, जिसमें टिकर ये कह रहे थे कि IMF ने हुकूमत से ये डिमांड कर दी है कि वो अपने डॉलर का रेट अफगान ट्रेड के मुताबिक करें। तो ये बड़ी ऐसी खबर थी कि जिससे पूरे, क्योंकि अफगान ट्रेड के साथ अगर हम करते हैं तो हमारा डॉलर तो फिर किसी जगह रुकेगा ही नहीं, वो तो तमाम हदूद बेलगाम घोड़े की तरह बेलगाम हो जाएगा। क्योंकि अफगानिस्तान के पास ना तो डॉलर है, ना उसके रिजर्व है, ना उसके सफारती तलकात हैं,
उसने कोई डॉलर की ज़रूरत पाकिस्तान की मार्केट से उसने 1 अरब डॉलर की जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी करता है, और वहाँ जो है 20 से 30 रुपये जो भी हम रेट करते हैं वो 20-30 रुपये बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से हमारी वर्कर इंडस्ट्री भी कम हो जाती है और हमारा जो है ब्लैक मार्केट भी जो है वजूद में आ जाती है। तो उसको तो हमें मैनेज करने अपने रिजर्व को बेहतर करके और अपने सप्लाई को बढ़ा के। और अभी आपने देखा डॉलर का रेट जो है वो 28 फरवरी तक जो बढ़े, आपके रिजर्व भी 1 अरब डॉलर बढ़े हैं पिछले 1 महीने में, आपने देखा होगा। और उसकी बढ़ने की वजह यही थी कि हुकूमत ने ये ऐलान किया था अपने तमाम एक्सपोर्टरों को जिनके पास डॉलर पड़े हैं वो हर हालत में अपने डॉलर लेके आए 28 फरवरी से पहले, वरना उनका वो रेट चार्ज लगाया जाएगा जिस रेट को एक्सपोर्ट हुई है। और वो रेट जो था वो 180 और 200 के दरमियान था। उस पैनिक में आके उन्होंने अपने सारे डॉलर सिलेंडर किए। और लेकिन आज जो है फिर IMF का ये जो है ऐलान हो गया कि वो 200 माल की गारंटी लें और अपने ट्रेड डॉलर का रेट अफगान ट्रेड के मुताबिक करें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी डिमांड कर दी कि जो जितने भी बिजली के और जो भी आपने बिल बढ़ाने हैं वो फ़ौरन वो बढ़ाएं। तो है, लेकिन अब इसमें मलिक बोस्तान साहब, आप चूँकि मार्केट में बैठे हुए हैं, ये किस किस्म की शर्त है कि हम अपना रेट जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे जो रेट है उसकी सतह पर लाएं? इस तरीके से आपको क्या लगता है, ये तो रुपए की गिरावट तो फिर रुकेगी नहीं? ये तो पाकिस्तान की मैशत को दफन करने की तैयारी हो रही है, जनाजा ही पढ़ने, और क्या जनाजा निकल जाएगा पाकिस्तानी रुपए का। तो मैं समझती हूँ हुकूमत को इसको वाज़ेह तौर पे तरदीद करनी चाहिए और अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और इतने भी पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं किया जाए कि पाकिस्तान की मैशत ही दम तोड़ जाए। तो हमें इस चीज़ को देखना है, और बाकी हुकूमत को भी जो है मैं समझता हूँ अपने जो है मेजर लेने चाहिए। उसको पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे मुश्किल का सामना है वो आज का जो आपको पता है हुकूमत ने फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं 2 महीने 3 महीने के बाद, और उसमें हुकूमत ने ये कहा है कि 2 अरब डॉलर देने के हमारे में सख्त नहीं है, और लोग अपने डॉलर का सेल्फ अरेंजमेंट करें या फिर प्राइवेट ऑपरेटर को ये कोटा दिया जाएगा। तो अच्छा, मैं इजाफा कर इसमें मलिक साहब ये फरमाइएगा कि जी जी अगर आप हुकूमत को कोई तजवीज़ दें कि किस तरीके से रुपए की मज़ीद गिरावट को रोका जा सकता है। पहले मतलब फॉरेन एक्सचेंज कंपनियां जो थीं वो हुकूमत के लिए बड़ा एक सपोर्टिव रोल अदा करती थीं, तो अब ये क्या हो रहा है? नहीं, अब भी कर रही हैं, हर महीने हम 300-400 मिलियन डॉलर अब भी अरेंज करके दे रहे हैं, साल के 4 से 5 अरब डॉलर अब भी हम दे रहे हैं। और हमने हुकूमत को ये भी तजवीज़ दी है कि 1 अरब डॉलर माना हम मज़ीद इसमें इजाफा कर सकते हैं, बशर्ते कि हुकूमत अलाउ करें बाहर की जो मनी ट्रांसफ़र और ट्रेडिंग कंपनियाँ हैं और ओवरसीज मल्टीनेशनल कंपनियाँ, उनसे मेरी बात हुई। हमने 98 में भी उनसे डॉलर हुकूमत को 10 अरब डॉलर इकट्ठे करके दिए थे, और हर महीने वो अब भी तैयार है। हुकूमत अलाउ करेगी तो हम उनसे ले के पाकिस्तान को दे सकते हैं 2 साल के उधार पे। अब हुकूमत ने जब अप्रूवल करने हैं तो हम उनसे लेना शुरू कर देंगे और अकाउंट के ज़रिए हुकूमत को दे देंगे या बैंकों को दे देंगे, जो भी हुकूमत ऐलान करेगी। तो वो IMF के प्रोग्राम के बाद शायद इस पर हमारी जो है फाइनल हो जाए। अब हुकूमत के हम वेट कर रहे हैं, जो ही अप्रूव करेगी तो हम देना शुरू कर देंगे। अब जब तक हमारे रिजर्व नहीं बढ़ेंगे उस तक रुपया भी नहीं बढ़ेगा। रिजर्व बढ़ाना ज़रूरी है, जो जो रिजर्व कम होते हैं पाकिस्तान का रुपया भी कम होते होता हैं। है। अच्छा मलिक और साहब, इसमें अब ये फरमाइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि कल अब जुमे का दिन है, ज़ाहिर है वर्किंग डे तो है ही है, आपको क्लोजिंग कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गया, इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है 300 का क्रॉस जाइएगा, क्योंकि ये रेट बहुत हाई है। हुकूमत ने दिए देने का मकसद यही था कि जो डिमांड है, जो मार्केट का रेट था वो इसी रेंज में चल रहा था, बॉर्डर का रेट यही था जो आज उन्होंने कर दिया है। अब हुकूमत अगर इस पर कर लेती है तो वो 20 रुपये अगर कल और बढ़ा देंगे आया फिर हुकूमत और बढ़ाएगी, तो ये बड़ा रेड सिग्नल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमें हुकूमत को और मेजर लेने चाहिए, ख़ास तौर पर IT के जो हमारे 40 लाख नौजवान बैठे हुए हैं उसमें काफ़ी हद तक 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हो भी गई है, लेकिन उससे हम फ़ायदा नहीं उठा रहे जिस तरह इंडिया उठा रहे हैं। इंडिया की 180 अरब डॉलर की IT की एक्सपोर्ट है, और हम इसमें अपने लोगों को क्या करना है, एक नेट कनेक्शन देना और एक आपने लैपटॉप देना और उन्हें ऑन हो देना कि फ्री लांसर और IT की किस तरह आप दाखिल हो सकते हैं, और अपने डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में लोगों को एक कायदा IT की ट्रेनिंग देकर लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। और एक दिन में नहीं, इसमें मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा है कि अगर पाक अफगान बॉर्डर रेट ही फिक्स करना है तो आज अगर ये 285 पे है और वो लोग मज़ीद इजाफा कर देते हैं तो क्या हम भी फिर पीछे लगे रहेंगे?
नहीं, ये तो हम फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान किसी तरह इस दौड़ में शरीक होना भी नहीं चाहिए, होएगा तो फिर अपने जनाज़ा ही पढ़ाएगा रुपए का। तो ये तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर मुनासिब है और बिल्कुल ब्लैकमेल करने वाली बात है। हाँ, आईएमएफ ये कह सकते हैं कि आप मार्केट का रेट और इंटरबैंक का रेट नैरो करें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उस मुल्क के साथ हमारा मुकाबला करे जिस पे इकनॉमिक सैंक्शन है और जिस पे डॉलर की किसी जगह भी कोई सप्लाई नहीं है और वो तो अपनी सप्लाई हर हालत में पूरी करने के लिए हर रेट देने को तैयार है, लेकिन हमें इस पे मजबूर ना की जाए। और हमें इसके लिए हुकूमत अगर खुदा न खास्ता आईएमएफ को प्रोग्राम अवेल नहीं होता तो हम अपनी वो चीज़ें गैर चीज़ें जो है वो अपनी बंद कर दें, वक्ती तौर पे एनर्जी का बिल कम कर लें, गैर ज़रूरी सारी चीज़ें इंपोर्ट करें और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी जिनके पैसे पड़े अरबों डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर पड़े, वो मुल्क खुदा के लिए वक्त है पाकिस्तान की अब मदद कर वो इसमें बाहर इसमें इसमें ये पाकिस्तान फरमाइएगा मलिक बोस्तान साहब कि ये जो हमारी ज़र मुबादला की शराइत तबादला वाली कंपनियां हैं, आप कितना जनरेट कर सकते हैं अगर मैं पूछूं कि माहाना बुनियादों पे? हमने बताया ना, 1 अरब डॉलर हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हुकूमत हमारे हाथ मुंह खोल दे, उन्होंने हमारे हाथ मुंह बांधे हुए हैं, हमें हर तरफ से बंद किए हुए हैं, हम उनकी इजाज़त के मोहताज हैं। वरना बाहर के लोग डॉलर देने को तैयार हैं, पाकिस्तानी भी देने को तैयार हैं, लेकिन हम उनसे बाहर से डायरेक्ट खरीद नहीं सकते। हुकूमत ने पाबंद किए हुए कि आप मनी ट्रांसफ़र कंपनी के ज़रिए खरीदें। हमने कहा हमें डायरेक्ट खरीदने की इजाज़त, कि मनी ट्रांसफ़र बाहर की कंपनियाँ उनको आप खून मुंह लग गया 15 रुपये गवर्नमेंट से लेते हैं बैंक के जरिए, और उसके बाद उनके से कमीशन 4 रुपये अलग लेते हैं, और फॉरन एक बंदे को 15 से 20 रुपये का नुकसान पहुंचाते हैं वो लोग। तो अगर हम जब डायरेक्ट लेंगे तो डायरेक्ट जब रेट देंगे तो वो सारे का सारा डॉलर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हुकूमत हमें अलाउ करेगी तो हम देने को तैयार हैं, अपना वॉल्यूम बढ़ाने को तैयार है हम लोग। तैयार हैं। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान। नाज़रीन, आपने मलिक बोस्तान की गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर है कि इस वक्त असल मसला पाकिस्तान का डॉलर की कमी है और दीगर मसाइल जो हैं वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, हालात जो हैं वो बहुत एहतियात के मुतकाज़ी हैं। लेकिन ये मसाइल कब, कैसे और क्यों कर ख़त्म होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।